सूरज सिंह आपके सामने फिर हाजिर है। भारत में फरीदाबाद और भारत का चुनाव 2019। ये वीडियो खास तौर से इस चुनाव के लिए नहीं है, एक जनरल है, क्योंकि इसमें जो मैं विषय आपसे बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो अजीब टाइटल है। बहुत अजीब टाइटल, तो आपको शायद अच्छा भी ना लगे, लेकिन आवश्यक है समझाने के लिए कि हम लोग क्या हैं, क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचना चाहिए। हमारा देश भारत क्या है और हम क्या है, ये एक विषय है। दो चीजें होती हैं किसी भी आदमी की जिंदगी में, एक होता है दिमाग और एक होता है भावना। हम दिमाग के मरीज हैं या भावना के मरीज हैं, यह सोचना चाहिए। भारत आजादी से पहले 1887, उससे पहले क्या था और उससे भी पहले कई सौ साल पहले क्या था। हम लोगों ने अपने इतिहास में मुगलों को अलाउ किया आना, उसके बाद अंग्रेजों को अलाउ किया आना, पर हमने ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम खाने पीने में मस्त रहना चाहते हैं। हमारी आदत है, खाओ पियो मस्त रहो, बच्चे पैदा करो, जिंदगी जियो और मर जाओ। मुसलमान या मुगल जिनको कहते हैं, हालांकि मुसलमान वो मैं नहीं मानता हूँ, मुगल मुगल हैं, वो ईरान इराक से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, तुर्की से आए थे, उनको पूरी तरह से मुसलमान नहीं कहा जा सकता। लेकिन सच्चाई ये कि हम उन्हें मुसलमान ही कहते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि वो कैसे आ गए। आ गए, हम पर छा गए, हम पर रूल किया, हमको अपना गुलाम बनाया, और उसके बाद दूसरे आए अंग्रेज, उन्होंने हमको अपना गुलाम बनाया। कैसे बनाया हमारे समझ नहीं आया, क्योंकि हम चाहते हैं, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, गेस्ट गॉड है, हम ये मानते हैं। लेकिन गेस्ट गॉड है, लेकिन गेस्ट अगर हमें गुलाम बना ले तो वो गॉड है, वो भगवान है, अतिथि देवो भव है? नहीं है। मुगलों ने राज किया, सहा। हमारे यहाँ बहुत सारे राजा थे, प्रिंस थे, सब कुछ थे, मस्त रहते थे अपनी अपनी जिंदगी में, सब खाते पीते थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई परिवार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया हुआ था हमको। खाने को रोटी कपड़ा मकान सब था हमारे पास, खाना पीना, ये दूध घी लस्सी गुड़ जलेबी ये वो सब खाते थे, कोई चिंता नहीं थी। खेती करते थे, खाते थे, सोते थे, ना पढ़ाई की चिंता है, ना जॉब की चिंता है, ना कोई चिंता है, मस्ती की जिंदगी गुजरती थी। इसलिए हम भावना में रहते थे कि यार सोचना क्या जरूरत है, खाओ पियो सो, फिर परिवार बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये करो वो करो, सिंपल लाइफ जियो, सारी जिंदगी ऐसे काटते थे। कोई आवश्यकता नहीं थी पढ़ाई की, पढ़ने की जरूरत क्या है। मुगलों का टाइम निकला, अंग्रेजों का टाइम आया। पहले हमने ये सोचना चाहिए कि अंग्रेज कैसे आ गए यहाँ पर। कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था, अंग्रेज ने इंग्लैंड में बताया था कि आप लोग गलत थे, हम गलत नहीं थे। हमने पूछा था कैसे गलत थे हम। हमने 3,000 कैदियों को इंग्लैंड की जेल से निकाला और उनको कहा आप यहाँ से जाइए, देश छोड़ के जाइए। देश निकाला दिया गया, एग्जाइल। 3,000 के करीब क्रिमिनल्स, अंग्रेजों को, जो कैदी थे वहां सजा भुगत रहे थे। अंग्रेज की सरकार सोचती थी इनका खर्चा क्यों उठाया जाए, इनको देश से भगा दिया जाए। उनको भगाया, समुद्र यात्रा इन्होंने की, क्या किया क्या नहीं किया कोई नहीं जानता। कैसे वो उन देशों में पहुंच गए जिनके ऊपर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने राज किया। उसमें हमारा भारत महान भी एक था। वो बुजुर्ग आदमी कहता था, वो काफी उम्र थी उसकी, कोई 50-60 का बुजुर्ग नहीं था उस टाइम, वो ये 1986 या 85 की बात है। वो कोई 80-85 साल का बुजुर्ग था। उसने कहा उस टाइम बंदूकें बन चुकी थी जब हम वहां पहुंचे आपके देश में, और बंदूकें आपके लोगों के पास तो थी नहीं, और थी तो वो बंदूकों से प्यार करते थे, उन्हें चलाना नहीं जानते थे। हमारे 3,000 आदमी जाएं आपके देश पे कब्जा करने आहिस्ता आहिस्ता, और आपको बंदूक का इस्तेमाल ना करना है, तो भाई किसका कसूर है। बात में लॉजिक था, दम था कि भाई आपको क्या हमने जाके रोका था कि इन बंदूकों को मत चलाओ, इन 3,000 कैदियों को अपने देश में आने दो। तो आप हमें क्यों दोष देते हैं कि हमने आप पे राज किया। हमने कहा आप पे राज किया। अरे भाई कुछ लोग वहां गए, आपके साथ मिलजुल गए, बिजनेस करने लग गए। उसके बाद 16 में एक चार्टर इशू किया गया यूके से कि भाई जाइए आप वहाँ बिजनेस कीजिए, मर्केंटाइल कीजिए, और जहां आवश्यकता पड़े तो अपने रूल बना के उस पर वर्क कीजिए। और हम सब मान गए, क्योंकि वो गोरे थे, हम काले थे।
सवाल ये उठता है कि हम खामा-खा दूसरे को क्यों दोष दे देते हैं। एक आदमी था 1857 में जब झांसी की रानी थी, उससे आसपास पहले या कुछ बाद में, उसका नाम अफरीदी था। अफरीदी अफगानी था, उस टाइम अफगान नहीं था, भारत का हिस्सा था, पठान था वो। उसके ऊपर ऑलरेडी एक मर्डर का चार्ज था। किसी तरह से वो पहुंच गया काला पानी, जिसको आज की तारीख में अंडमान निकोबार कहा जाता है। सजा काट रहा था, लेकिन मन में देशभक्ति उसकी पैदा हुई हुई थी। उस टाइम ना गांधी था, ना सुभाष था, ना कोई था। उस व्यक्ति ने क्या किया, अफरीदी नाम का व्यक्ति, मुसलमान पठान, उसने सोचा था कि जिस दिन वाइस राय आएगा यहाँ जेल में मिलने, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा। ये सोचा हुआ था उसने, अफरीदी ने। उसका नाम आज कोई जानता नहीं है, क्योंकि उसका नाम गया हिस्ट्री में। किसी तरह से वो वहां के जो इंचार्ज थे जेल के, उनके असिस्टेंट बन गया, पर्सनल सेक्रेटरी टाइप या पर्सनल कुछ भी गई, ऑफिस बॉय टाइप बन गया, और साथ साथ रहने लगा। उसने प्लान किया, जिस दिन वाइसराय यहाँ आएगा मैं उसको मारूंगा। सोचा उसने अपनी भक्ति लीन में, अपनी भावना की, माइंड से नहीं सोचा उसने, माइंड से प्लान किया। प्लान ये किया कि कैसे मारा जाए। तो उसके हाथ में किचन का चाकू था, ड्रैगर था। टाइम चलता गया, वो सेवा करता गया, वहां के ऑफिसर को विश्वास में लेता गया, और वो दिन आ गया जब वाइस राय वहां आया। वाइस राय साहब की उसने सेवा की, और जैसे ही उसको चांस मिला, वो चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया और वाइस राय मर गया। कोई जानता है आप में? कितने लोग जानते हैं इस बात को? नहीं जानते ना? नहीं जानिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके जानने से या नहीं जानने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसने मारा और उसे सजा मिल गई, वो मौत हो गई, मार दिया गया उसको, बाद में सजा में लटका दिया गया, जो भी किया गया। उसका नाम तक वहां लेने नहीं लेते लोग, जानते भी नहीं है। कांग्रेस वाले ने बताया, उससे पहले ये था रानी झांसी को सब जानते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते। मैं उसका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसने भी भावनाओं में आके अपने आप को खत्म किया, माइंड से प्लान किया। कोई बात नहीं है, बहुतों ने किया होगा, उसने भी किया। उसके बाद आगे चलते गई, चलता गया सब कुछ, आजादी का आंदोलन चलता गया। गांधी भी आए, जब उनको जूते पड़ गए वो भी आए। पहले वो भी बड़े ब्रिलियंट थे, माइंड से, लॉयर थे, एडवोकेट थे, आ गए। उसके बाद भावना उनकी भी भड़की, वो देश में आ गए। यहाँ देखा आके कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, उल्टी सीधी बकवास हो रही है। जिन्ना बोलता था वी वांट फ्रीडम, वी वांट सेल्फ रूल एंड दिस एंड दैट। तो गांधी ने भी स्पीच दी। गांधी को भी कहा गया भाई आप भी बोले, खड़े होकर स्पीच कुछ दे दीजिए, आपने को बोलना है कि आपके साथ साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था। साउथ अफ्रीका में गांधी की काफी पिटाई की गई थी अंग्रेजों ने, ट्रेन से बाहर धक्का दिया गया था, उनको निकाला गया था, उनका फर्स्ट क्लास टिकट छीन लिया गया था। उनसे क्वेश्चन किया गया था फर्स्ट क्लास टिकट को मिला कैसे आपको, तो उन्होंने कहा मुझे बाई पोस्ट मिला था, क्योंकि भारत के नागरिक को फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिल सकता, काले को कैसे मिल जाएगा, गोरों का होता है फर्स्ट क्लास में टलने। ये गांधी की समझ तब आया जब वो थे, नहीं तो उसके तब तक तो वो भी बहुत हाई प्रोफाइल बैरिस्टर थे। टाई बांधना, सूट पहनना, ये करना, वो जो होता है एक वकील का, वो करते थे। लेकिन समझ आता है जूता खा के, डंडा खा के समझ आता है। जब उनके आइडेंटिटी कार्ड कहा आपको रखने होंगे, गांधी ने आइडेंटिटी कार्ड से खत्म किया, हम नहीं मानते इस आइडेंटिटी कार्ड को। डंडे पड़े, पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, सब सहा, बहुत कुछ उनके ऊपर एट्रोसिटीज वहां हुई, सब सहते रहे। और बाद में वो भारत आए, वहां कुछ झगड़े करा के, जो भी कराना था, लोगों को यूनाइट करके, जो उनका एक काम था, एक आदमी का, एक भावना भटका के, भावना का यूज करके, गांधी ने भी वहां लोगों की भावना यूज की, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, आजादी के नाम पे, अन्याय के नाम पे, और वहां के लोगों को इकट्ठा करके फिर वो भारत आए। यहाँ पर जिन्ना साहब थे, दूसरे वकील थे, करीब 500 वकील, जो शोर मचाते थे आजादी के लिए, इस पीछे दिया करते थे बॉम्बे में इधर उधर। इनको भी बुलाया गया, ये भी गए। इनकी वैल्यू इतनी नहीं थी उस टाइम, भाई कौन है, ठीक है, एक आया है साउथ अफ्रीका से, एक भारत का इंसान आया है, उसको भी बोलने दो, लास्ट में नंबर उनको दे दो, आप भी बोलिए। फिल्म में भी दिखाया गया था ये। तो गांधी ने एक ही बात कही थी, जो माइंड की बात थी। गांधी ने कहा था देखिए, ये 500 वकील इकट्ठे होकर यहाँ पे हमारे देश की जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। ये थोड़े से वकील, मुट्ठी भर लोग खड़े हो गए यहाँ, हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए। सेल्फ रूल को बाजार में नहीं बिकता जो आपको मिल जाएगा ऐसे। उन्होंने तो सोचा था ये आकर वो साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, लेकिन गांधी ने आकर सीधा अटैक कर दिया उन वकीलों के ऊपर जिनका इंचार्ज जिन्ना था। अटैक कर दिया, लोगों को बात समझ आ गई।
उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं समझता कि ये कुछ बेकार है, छोड़ो मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ता हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा गांधी जी ने, जब तिलक ने कहा कि आप जाइए, आप लिखिए इनके बारे में, देश में क्या हो रहा है। गांधी ने कहा नहीं, लिखने से कुछ नहीं होगा, मेरा पैसा नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गांधी ने आखिरी फैसला लिया कि पहले मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, पूरे देश में जाऊंगा, देखूंगा कि लोग कैसे हैं। लोगों को समझना चाहते थे, वो समझे। इसको आप मेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं, उसको सेंटिमेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कहानी सुनाना नहीं है आपको, मेरा कहने का मतलब जरा पीछे से जाकर हम देखें कि हमारे देश में कहाँ भावनाओं ने राज किया है और कहाँ माइंड की शक्ति ने राज किया है। जहाँ माइंड की शक्ति ने राज किया है वहां कैसे रिजल्ट आए, और जो भावना ने राज किया वहां कैसे रिजल्ट आए हैं। गांधी ने सोचा और करके दिखाया कुछ, सुभाष ने सोचा करके दिखाया। गांधी जी कहते थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, तो गांधी भी माइंड से यूज करते थे, वकील थे। सुभाष भी पढ़े लिखे थे। गांधी जी ने दोनों काम किए, माइंड का यूज किया और भावना का यूज किया। माइंड का यूज करके भावनाओं को यूज किया। जैसे भी हम कलेक्टिव लड़ाई करेंगे, हम विदेश संबंध को बहिष्कार कानूनों की भी स्टडी की, वहां से पॉजिटिव पॉइंट निकाले। एक तरफ सुभाष जी थे, वो कहते नहीं जी हम तो मारेंगे ठोकेंगे आजादी लेंगे। वहां भावनाएं वर्क कर रही हैं, वहां कोई एनालिटिकल वर्क नहीं कर रहा है। आदमी जो माइंड को और भावनाओं को इन कॉन्सेंस यूज करता है वही सक्सेसफुल होता है। अगर आपका माइंड आप निकाल देंगे, नहीं हम माइंड को यूज नहीं करेंगे, बस जो भावना आ गई, जो मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है, बस वही करूंगा, वहां आप फेल हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गांधी पहले एनालिसिस करता था, उसके बाद उसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश करता था। समझता था कि गीता में क्या कहा है, कुरान में क्या कहा है, बाइबल में क्या कहा है। उनकी बातों को समझ के बात की जाती है। जैसे लोग कहते हैं, गांधी जी कहते थे एक अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गला आगे कर दो। उनका मतलब ये नहीं था कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा ले लो। उनका कहने का मतलब था कि पहले सोचिए, उसके बाद करके देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा है दूसरा कर दीजिए, नहीं तो आप अपने को डिफेंस कीजिए। लाठी भी साथ में रखते थे वो। लाठी का मतलब तो लोगों ने समझा नहीं। लाठी का मतलब ये था आप पहले प्यार से बात कीजिए, प्यार नहीं बनती तो लाठी यूज कीजिए और काम कर लीजिए अपना। बात को समझना चाहिए। सुभाष की पर फिलोसफी थोड़ी दूसरी थी। सुभाष जी कहते थे नहीं, हमें सोचना वोचना नहीं है, पढ़ के मारो, आप मुझे खून दो मैं आपको अच्छा दूं। अपनी अपनी फिलोसफी है भाई, वो ऐसा सोचते थे। और वो कोई था नहीं जिन्ना अपना सोचता था। ये सब लीडरशिप में चलता रहा। अंग्रेज आया, माइंड लेके आया। अंग्रेज को स्ट्रगल करना था लाइफ में, माइंड लाए, माइंड लाके हम लोगों पर हमारे सेंटिमेंट्स को रॉस किए। ऐसा लोगों को डर दे दिया कि ये गोरा जो है पता नहीं क्या कर देगा। औरतें भाग जाती थी जब गोरा हो जाता था, वो गली में गोरा आ गया, भागो यहाँ से। अंग्रेज इंटेलिजेंट था, वो भावनाओं में नहीं था कि जिस देश के 3,000 कैदी निकाल दिए जाए और आके वो कई देशों पे राज कर ले, तो उसे आप भावना वाला नहीं कह सकते। कि उस टाइम भी बहुत पब्लिक थी हमारे देश में। उन्होंने माइंड का यूज किया और हमको इमोशनल कर दिया, हमारे भावनाओं को दबा दिया, हमारे माइंड को दबा दिया। तो वो भी एक राजनीति थी। उसके बाद इंग्लैंड की रानी राजा ने कहा भाई ठीक है आप जाके राज कीजिए, चार्टर दे दिएगा। चार्टर का जमाना था, उस टाइम एक्टर नहीं होते थे। अब आप ये देखिए कि हम लोगों ने आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया। माइंड भी यूज किया, भावना भी यूज की, नॉन वायलेंस भी किया, वायलेंस भी किया, दोनों किए गए। एक टीम वायलेंस वाली थी, एक टीम नॉन वायलेंस थी। नॉन वायलेंस की गांधी की टीम थी और वायलेंस वाली भगत सिंह की, इनकी, सुभाष की, ये सभी दूसरी उसमें थे, लेकिन बात एक ही थी, मंजिल एक ही थी। अंत ये हुआ कि आजादी किसी भी तरह से मिली। अंग्रेज जैसे गांधी ने कहा था भी नॉन वायलेंस, हम वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है मत कीजिए वायलेंस, लेकिन उनका एक सोल्यूशन भी साथ में दिया। ये एनालिसिस भी था और ये सेंटिमेंट्स भी थे। उन्होंने कहा हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे मिलकर भी नहीं चलेंगे। वो कहा नहीं उन्होंने, उसको उन्होंने एनालिसिस करके क्या कहा कि हम देखिए स्ट्राइक नहीं करेंगे, नहीं करते हड़ताल, हम आपकी सुनेंगे भी नहीं, सोच लिया। ये उनको कहा नहीं, तो पीटते अगर उनको कहते हैं तो आपकी मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें आप प्रेयर तो करने देंगे, प्रार्थना तो करने देंगे, भजन तो करने देंगे, कुछ तो करने देंगे। हम बैठ जाते हैं साथ में भजन करेंगे, अभी हड़ताल कर रहे हैं, हम तो राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, कुरान में नमाज पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, सारा दिन यही करेंगे, हम तो हरि का नाम लेंगे। फिलोसफी है भी। इससे क्या होता है, एक तरफ तो एनालिटिकल वर्क हो गया कि उन्होंने सोचा कि एनालिसिस किया जाए कि पब्लिक को कैसे बिजी रखा जाए, सेंटिमेंट्स पैदा किए जाए, इमोशनलाइज किया जाए। उन्होंने कर दिया, ठीक है भगवान का नाम ले रहे हैं, भावना भड़का रहे हैं, भजन कर रहे हैं सारा दिन, तो ये क्या सेंटिमेंटल नहीं है, इसमें कौन सा माइंड लगता है भाई। लेकिन उन्होंने डिजाइन माइंड से किया कि ऐसा डिजाइन किया जाए तो पब्लिक भी मान लेगी और अंग्रेज
को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और वही होता था। जिस दिन स्ट्राइक तो नहीं है, बैठे हैं जी, हंगर स्ट्राइक है, भूख, सारा दिन खाएंगे नहीं, भगवान का नाम लेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जो भी करना है करेंगे, वो करते थे। उसमें क्या होता था, कोई प्रेयर करता है तो आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। कर रहे हैं प्रेयर सारा दिन, बेचारा अंग्रेज तंग, कि पानी का गिलास देने के लिए कोई नहीं, मेरा खाना लाने के लिए कोई नहीं है, मैं किसको क्या कहूँ। वो खुद करता था। हुआ ये, इधर पब्लिक इमोशनलाइज हो गई और उसको गुस्सा आ गया। दोनों चीजें हो गई। गुस्सा आना भी एक इमोशन है और प्रेयर करना भी एक इमोशन है। दोनों भावनाएं बढ़ करेंगे दोनों तरफ से। उधर गुस्सा क्रिएट हो रहा है कि पिटाई की जाए, वो कैसा है टैकल किया जाए। और साहब है गांधी अपना माइंड यूज करके मेंटल वर्क भी कर लिया और फिजिकल वर्क भी कर लिया और इमोशनल वर्क भी कर लिया। सक्सेसफुल कौन ज्यादा हुआ? सक्सेसफुल वो इंसान हुआ जो दोनों को यूज कर रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग किस में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आजादी मिली, हम आजाद हुए, गांधी के फार्मूलों से या सुभाष के फार्मूलों से हुए, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सब लोग काम कर रहे थे आजादी के लिए, सारे नेता काम कर रहे थे, सारी पब्लिक काम कर रही थी, सारा देश काम कर रहा था। उसमें पाकिस्तान, भारत जो आज है, बांग्लादेश है, सबके लोग काम कर रहे थे। उसमें किसी एक का खास क्रेडिट नहीं जाता है, ये भी सच है। लेकिन लीडर लीडर होता है, जो लीड करेगा, जो बताएगा, डायरेक्शन देगा, उसको मिलना ही चाहिए कुछ ना कुछ। उसमें सभी को मिलता है, सुभाष को भी मिलता है, गांधी को भी मिलता है, नेहरू को भी मिलता है और लाखों करोड़ों को मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस टाइम, आज की तारीख में जो सत्ता में है, जो इतने भावनात्मक थे कि वो अंग्रेजों के साथ थे। अब उनकी बुराई करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम आप समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, छोड़ दो उनको। अब सवाल उठता है कि आजादी तक क्या हुआ फिर? किसी भी तरह से हमें मिल गई, हमने ले ली किसी भी तरह से, गांधी की सपोर्ट से या सुभाष की सपोर्ट से या जिसकी भी सपोर्ट से हमें जो चाहिए था मिला। पर क्या हमें मिला? सवाल ये उठता है। मिलते मिलते फिर भावनाएं आ गई बीच में, जाते जाते धार्मिक भावनाएं आ गई, सोसाइटी की भावनाएं आ गई। अरे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, साथ कैसे रहेंगे, वो कैसे होगा। उधर माइंड यूज किया गया उस गोरे की तरफ से जो हम पे राज करता था, और उस काले ने उस माइंड को भावनाओं में ले लिया जो हम थे। वो कहता था तुम एक नहीं रह सकते, तुम्हारी संस्कृति अलग है, तुम्हारा रहन सहन अलग है, इसलिए वो नहीं चाहता कि मुसलमान उसके अंडर रहे और वो नहीं चाहता वो उसके अंडर रहे। ये बकवासबाजी में उलझा दिया गया और हुआ ये कि भारत के टुकड़े करने पड़े। क्यों करने पड़े उसको भी छोड़ो। सवाल यह है कि वहां भी भावनाओं ने काम किया। हिंदू मुसलमान की भावनाएं आ गई, देश की भावनाएं खत्म हो गई। आजादी देश को मिली और भावनाएं पब्लिक हिंदू मुसलमान बन गई। तो यहाँ हुआ सेंटिमेंट और माइंड। अंग्रेज ने जाते जाते हमारी शक्ति को कम कर दिया और हमारे नेता मजबूर हुए ये मानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नेता थे तो ये होना ही था। वो किसकी गलती थी किसकी नहीं थी उस बात की कोई फायदा नहीं आज की तारीख में बात करेगा। और वो चलता है, जब कुछ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा अचीवमेंट होता है, तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को तो हम गिनते हैं, हम सही काम को नहीं गिनते। अब आइए आगे उसको चलिए, उसके आगे हम चलें। देश आजाद हो गया, संविधान बन गया। संविधान बनाना अपने आप में एक मेंटल वर्क था, लेकिन हमारी सपोर्ट ये थी कि हमें पीछे से बहुत कुछ मिला। अंग्रेज बहुत काम कर गए थे हमारे वर्क में, हमारे देश के लिए बहुत सारे नियम कानून बना गए थे। उसमें भारत की आजादी का भी एक कानून था, भारत की सरकार का भी एक कानून था। वो भारत की सरकार का जो कानून था उसको जनरली कॉपी करके उसके अंदर एडिटिंग की गई। ऑफ कोर्स उस टाइम कंप्यूटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, टाइपराइटर भी बस बड़े बड़े होते थे, तो जैसे भी हाथ से लिखा, कुछ भी लिखा, कई महीने साल लग गए होंगे। बहुत बड़ी टीम थी, माइंड उन्होंने यूज किया और हमारी सिचुएशन को यूज करके हम इसको कस्टमाइज करके हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका कहते हैं भारत का संविधान। दिया उन्होंने हमको, मिला हमको। लेकिन वो भावनाओं में नहीं था, क्योंकि वो कागज था। उसके पीछे एक दिन की सोच रही थी, उसके पीछे एक कैलकुलेशन थी। हमारा समाज कैसे जीता है, कैसे जीना चाहता है और क्या होगा हमारे समाज को। और कुछ पहले की हिस्ट्री थी जिससे जो हुआ उसको भी लिया गया, और जो लोग हमारे को राज करके गए उनकी बातें भी कंसिडर की गई। तो एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल टीम थी, बैठी थी, उसमें खाली अम्बेडकर चेयरमैन थे और कांग्रेस ने उसको डेप्यूट किया था। वो कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई थी, जिसको मैं पूरा देश कहता हूँ, एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं कहता हूँ, एक पर्टिकुलर पार्टी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो पूरे देश के लोग कांग्रेस थे। कांग्रेस का मतलब इंग्रेशन, हर जगह से हाथ एक जगह हो जाए उसको कांग्रेस कहते हैं। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी तो अलग चीज है। हम बन गए, देश आजाद हो गया, लेकिन क्या था हमारे पास? कुछ भी तो नहीं था। हमारे पास दो ही चीज थी, चिल्लाने के लिए भावनाएं और सोचने का दिमाग। दिमाग तो तभी चलेगा जब पेट भरा होगा। पेट तो भरा नहीं था किसी का भी,
है, आज़ादी मिली, खुश हुए, बहुत खुश हुए। कुछ नहीं था, सुई भी नहीं थी हमारे पास, मिलिट्री नहीं थी, फोर्स नहीं थी, पुलिस नहीं थी, पैसा नहीं था, पार्टीशन हो गया था देश का, लाखों मिलियन लोग उधर से आ गए, बहुत लोग इधर से चले गए। वो चलता है जब कोई देश बनता है, तो आज भी वही हो रहा है बहुत सारे देशों में। इधर से उधर, उधर से इधर झगड़े होते हैं, फिसाद होते हैं, कोई बात नहीं सोचना, कोई फायदा नहीं है। इसराइल फिलिस्तीन के झगड़े होते हैं, यमन में झगड़ा हो रहा है, और जगह बकवासबाजी हो रही है, वो दुनिया में चलता रहता है। हमारे साथ भी हुआ, वो स्टेज आती है, हर देश के अंदर आती है जब कोई ऐसी बातें होती है बड़ी बड़ी। अब सवाल उठता है, माइंड माइंड ने और आपके दिमाग ने और भावना ने फिर कहाँ काम किया? गांधी ने एक जस्टिफाइड किया, भाई आप जिसका जितना देना है दे दो, पाकिस्तान का जो हक बनता है उसको दे दो, जो हमारा हक है हम रख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जब दो अलग होते हैं भाई, एक पार्टीशन होता है घर पे, तो उनके डिसीजन लिए जाते हैं, भाई आपके पास ही है, इनके पास ही है। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, और उन लोगों को पसंद नहीं आई जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, उन लोगों को पसंद नहीं आई। बाकी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के बारे में कुछ नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि देश को आज़ाद किया जाए, बल्कि देश की आज़ादी को रोकने का काम किया, वो लोग कहते हैं गांधी गलत था। अफसोस इस बात का होता है, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कहते हैं गांधी गलत था। होगा गलत यार, छोड़ो हमें। अरे उसकी इतनी भावना भड़की उस इंसान की कि उसने गांधी को ही मार दिया। इतनी भाव बढ़ गई, सेंटिमेंट्स इतने चढ़ा गए। उसके माइंड ने तो ये सोचा कि इसने गलत किया, और भावना ने गोली मार दी, खत्म ही कर दो इस इंसान को। ये क्या आदमी है, क्या देश को आजाद कराया इसने, बर्बाद कर दिया हमको, हमारा पैसा उसको दे दिया। अरे तुमने क्या किया था? तुम कौन होते थे किसी को मारने वाले? शर्म नहीं आई उस इंसान को, और उस पार्टी को शर्म नहीं आई, उस दल को शर्म आई जिसने उसको डिप्यूट किया था। तो मैं ये बता रहा हूं कि एक आदमी जो इतना करता है, उसको एक भावना में बह के दूसरा आदमी इतना मार, इतनी शक्ति ला देता है कि उसको मार दो। वो रिग्रेट हो बाद में ना, वो भी अलग बात है। तो गोडसे ने उसको मार दिया, जिसकी पूजा होती है, जो लोग वो लोग करते हैं जिन्होंने देश का विरोध काम किया, जो देश की आजादी के खिलाफ थे, वो लोग उसके लीडर थे। अब नाम लेने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। अब चलिए आगे, गांधी गए, नेहरू बैठे सीट पे, बैठाया गया या बैठे जो भी हुआ, नेहरू थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पटेल थे, या जो भी थे, अब उन बातों का कुछ नहीं, थे, वो हिस्ट्री है। नेहरू जी जो थे हमारे, जिसको चाचा बोलते थे। अब आप ये बताइए, चाचा क्यों बोला जाता है किसी को? प्यार भी बोला जाता है, और प्यार कहाँ से आता है? प्यार आता है भावनाओं से, माइंड भड़कने से नहीं आता। पर उस टाइम के हालात ऐसे थे कि माइंड और भावनाओं को लेकर अगर आप इस साथ नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते थे, सवाल ही नहीं उठता था। देश में कुछ था ही नहीं। अरे सड़क भी नहीं थी, कच्चा रास्ता था। कहीं जाके आप देख लो, पूछ लो अपने बुजुर्गों से, हरियाली थी, खेती थी, पहाड़ थे, कुछ न शॉर्टकट से वहां जाते थे। सब यही बातें करते हैं, हमारे माँ बाप भी यही बात करते थे। अरे कुछ भी नहीं था भाई, हमारे पास बिजली भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं थे, टीवी कुछ था ही नहीं उसमें, पैदल चल के जाना होता था भाई, साइकिल भी नहीं थी। ऐसा स्टाइल जिन लोगों ने जिया है, और आज जो मजे ले रहे हैं कंफर्ट लाइफ पे, एसी में बैठ के, कितना फर्क है दोनों से, देखेंगे नहीं? कह दो नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया, कहने से क्या है? आपने क्या किया? नेहरू ने गलत किया, नेहरू ने सही किया, गांधी ने गलत किया, गांधी ने सही किया। अरे भाई आपने क्या किया, अपना बताइए ना। वो तो गलत थे, आप बताइए आपने क्या सही किया। छोड़िए, देश की आवश्यकता उस टाइम क्या थी? देश की आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा, मकान। जो दूसरे एरिया से आए हैं पाकिस्तान से, यहाँ उनको बसाना, और जो यहाँ से वहां गए हैं उनकी आवश्यकता थी उनको बसाना, पाकिस्तान वालों की। उस टाइम ना पाकिस्तान दुश्मन था भारत का, ना भारत दुश्मन था पाकिस्तान का। दो भाई अलग हुए थे आपस में, मेरे झगड़े तो होंगे ही। अब नेहरू ने क्या समझा कि हमारा अर्थशास्त्र कैसा हो? अरे भाई पैसे इतने नहीं है भाई, फौज इतनी बड़ी कर दी जाए, पुलिस इतनी रख दी जाए, लोगों को जॉब दे दी जाए, क्या करें, कहाँ से लाएं पैसा? बहुत थोड़ी सा पैसा, 30 करोड़ लोग, पैसा इतना नहीं, सब लूट के ले गए अंग्रेज, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे खेती करनी है भाई, किसान तो खेती करेगा तभी खाएंगे हम। माइंड ने कहा जवाहरलाल को, देखिए इकोनॉमी को संभालो पहले। तो उन्होंने एक सोचा, इसका रास्ता ये किया कि लड़ाई बंद की जाए, शांति, ओम शांति। जवाहरलाल ने सोचा शांति जब तक नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है अंग्रेजों से लड़ाई करके, वर्ल्ड war II हुई है, इससे वार हुई है, उससे वार हुई है, इमीडिएटली पाकिस्तान से वार हुई। तो शांति जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, इसमें गलत क्या था? लोग कहते हैं ये वो शांति के दूत। अरे दूत की बात नहीं है, शांति रखनी पड़ेगी। आपको भी आगे बढ़ना है तो पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रिंसिपल है दुनिया का। उन्होंने डैम बनाया, भखरा डैम,
शांति से बन सकता था। उस टाइम कंक्रीट भी नहीं होती थी, मिट्टी भरनी होती थी वहां पे, कितनी मुश्किल रही होगी, सोचिए जरा। पैसा कितना लगा होगा, कहाँ से आया होगा। माइंड ने कहा उनको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाए देश के अंदर जिससे खेती को बढ़ावा मिले, हरित क्रांति आ गई हो, फसलें हो गई, पानी खेतों में जाए, जाना चाहिए, जरूरी था। बिना पानी तो खेती नहीं हो सकती है। तो जवाहरलाल ने उससे माइंड यूज किया, लेकिन भावनाएं भी साथ में भड़की। किसी ने कहा साहब भाखड़ा सबसे ऊंचा होगा दुनिया में, भड़क गई भावना साहब। अच्छा भाई कर दो फिर, उन्होंने तो इंजीनियर तो थे नहीं, वो तो वकील थे। ठीक है भाई, ये कहते हैं तो होगा। खैर, वो एक अलग बात है। और भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की, जरूरी थी, आवश्यकता थी। जो पाकिस्तान से पंजाबी लोग आए थे उनको भी बसाना बहुत जरूरी था। उन्होंने उनको बसाया, जो कि आज वो नहीं मानते हैं। आज मैंने पूरा रिकॉर्ड पढ़ा है इंटरनेट पे, किसी का दिया हुआ। उन्होंने, ये लोग वहां से आए थे, पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों से आए थे, उनको उन्होंने बसाया, कुरुक्षेत्र में बसाया, जो आज की तारीख में हरियाणा में है। सारे लाखों किसान वहां से आए थे। उनकी वहां से जमीनें छीन गई थी, वो कहते थे। वहां की उन्होंने मीटिंगें बुलाई। हमारे यहाँ के आईएएस जो उस टाइम बचे हुए थे छोड़ के सरकारी नौकरियां, उनको बिठाया गया, उनकी दरबार लगाया गया, पूछिए इनसे ये कहाँ से आए हैं, कितनी जमीन छोड़कर ये वहां पर आए हैं। उनके गांव वाले गवाहियां लीजिएगा इनको इतनी जमीन थी कि नहीं थी। उसके बाद उनको जो छोड़ के गए हैं यहाँ से, मुस्लिम लोग भाग गए हैं, देश चले गए हैं पाकिस्तान, उनकी जमीन को स्टोर किया गया था, एक्यूमुलेट किया गया था। उसके बाद उनको उनके हिसाब से जमीनें दी गई, उनको लोन दिए गए। ऐसे ही ये कुरुक्षेत्र में हुआ, ऐसे ही यहाँ पर गुजरात में कुछ हुआ, कोई बॉम्बे में हुआ, कोई दिल्ली फरीदाबाद में हुआ। सब जगह किसानों को, ट्रेडर्स को, इनको उनको बसाया गया। फरीदाबाद में तो यहाँ तक हुआ, यहाँ पर एक सिटी बनाई गई उनके लिए। आज उसका नाम न्यू कॉलोनी है या टाउन गांधी कॉलोनी या जो भी है, उसमें उनको बसाया गया। छोटे छोटे मकान दिएगा, भी आप रहिए, लोन दिए गए ट्रेडर्स को, अपनी दुकानें खोलिए, बिजनेस कीजिए। लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। इधर कैलकाटा में एक जनरेटर था पावर स्टेशन का, वो डेड पड़ा हुआ था, उसको वहां से माइग्रेट किया गया, चलिए आप इसको फरीदाबाद लाइए। उससे उन्होंने इरेक्ट किया यहाँ पर, जवाहरलाल ने खुद वहां स्विच ऑन किया, भाई ठीक है इनको बिजली तो कम से कम मिल गई। ये सब लिखा है रिकॉर्ड में। यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ, यहाँ माइंड भी इस्तेमाल हुआ कि इनको डेवलप करना है, रीसेटल करना है। दिल्ली में रीसेटल किया गया, कुरुक्षेत्र में रीसेटल किया गया, फरीदाबाद में रीसेटल किया गया, अंबानी को गुजरात में रीसेटल किया गया, बहुतों को बॉम्बे में रीसेटल किया गया। सबको ये अंबानी जो आज बोल रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज में कि हम दुनिया के सबसे बड़े मालिक है, अरे यार तुम मालिक वालिक कुछ नहीं हो। तुम्हें जवाहरलाल को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें बसाया। और जो मोदी बातें करता है फालतू की, आधा गुजरात वही बसा के गया जवाहरलाल, उसी ने उनको आगे बढ़ाया है। फरीदाबाद उसने बसाया, कुरुक्षेत्र में किसानों को उसने बसाया, दिल्ली में ज्यादा पंजाबी रहते हैं, सब वही हैं ये लोग जो वहां से आए थे। 95% पीपल वही हैं दिल्ली के अंदर जो पंजाब के लोग होते हैं, जिनको बसाया गया है, लोन दिए गए हैं, हेल्प दी गई है। आज वो कुछ भी कहते रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, हमको सब लूट ले गया, अब किसी के कहने से कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। अरे आपको बुलाया किसने, तो लेटर भेजा था, आप आ जाओ यहाँ पे, आप खुद ही तो आए थे ना। वहां सेंचुरी से रह नहीं रहे थे क्या आप, 500-600 साल से तो रह रहे थे ना आप। मुसीबत आई ठीक है, आ गए, अच्छी बात है, आपको जितना कर सकता था गवर्नमेंट ने कर दिया। आप उनको अच्छा को बुरा, हमारी भी जमीनें छीनी गई थी, हम तो यहाँ के निवासी हैं। हमारे पेरेंट्स की फोर फादर्स की जमीन छीन ली थी अंग्रेजों ने, क्या करें आप, मरे। ये जमीन जो पार्लियामेंट जो बनी थी और दूसरी जगह जो बनी है बहुत सारी, जिसको लुटियन ब्लॉक कहा जाता है, हम लोगों से छीनी गई थी। क्या करेंगे, हमें वहां भेज दिया था करनाल में, कुरुक्षेत्र में जाओ, वहां बस जाओ। क्या करोगे, देश ऐसा था, हालात ऐसे थे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है भावनाएं हावी हो जाती हैं तब ऐसा होता है। जवाहरलाल ने माइंड यूज किया, भाई इन लोगों को ज्यादा तंग नहीं करते, इनको जल्दी जल्दी से जल्दी बसा दो। और उसके बाद भावनाएं आ गई, यार इनके हेल्प, ये मतलब चलता रहा, ये सिलसिला रुका नहीं। जवाहरलाल ने बहुत कुछ किया, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया। वो चाहता था कि देश में जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना अच्छी तरक्की होगी, उतनी अच्छी उन्नति होगी। स्कूल कॉलेज बहुत सारे खोले गए, यूनिवर्सिटीज खोली गई, आईआईटीज खोली गई, और बहुत कुछ खोला गया। एजुकेशन को ऐसा बनाया गया कि हर बच्चे को जो पढ़ के निकलता है कुछ ना कुछ काम मिल जाए, जरूरी था। मैं भी अगर इंजीनियरिंग कर सका तो इसलिए नहीं कर सकती मैं बहुत इंटेलिजेंट था या मैं बहुत पढ़ाकू था, नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि स्कूल अवेलेबल था, पॉलिटेक्निक अवेलेबल था, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल था, उनकी सहायता लेके मैं पढ़ सका। और आप भी पढ़ सके होंगे बहुत से ऐसे ही। मैंने कोई इंजीनियरिंग डायरेक्ट नहीं की, मुझे पहले डिप्लोमा में जाना पड़ा क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मुझे डिप्लोमा करना पड़ा, मुझे एडमिशन मिल गया उसमें। मैं बच्चा ऐसा वीक था कि हायर सेकेंडरी होती थी उस टाइम में, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मैं सिर्फ 47 मार्क्स लेके आया था। मैं पढ़ ही नहीं सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं अपने पिताजी के साथ काम करता था, मुझे पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था। जितना पढ़ सकता था ठीक है पढ़ लिया। ऐसे ही बाद में डिप्लोमा में हुआ।
लेकिन बाद में अपने आप स्टडी करनी पड़ी थी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी स्टेट का, ऐसी सरकार का, जिसने मेरी पढ़ाई में तो कम से कम मेरी मदद की। मैं कैसे गाली दे दूं उन सरकारों को, बताइए आप में मेरे भी बहुत ऐसे होंगे, आप नहीं होंगे तो आपके फादर्स होंगे, आपकी मदर्स होंगी, बहुत से बड़े भाई होंगे जिन्होंने इस तरह से पढ़ाई की। उस टाइम डोनेशंस नहीं सुनते थे हम कि कॉलेज में डोनेशन होती है, यूनिवर्सिटी में कि इतने लाख दे दो जी आपको मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा या सीए में एडमिशन हो जाएगा, कुछ नहीं था ऐसा। मैंने हार्डली, आप कह सकते हैं 1,000 रुपये भी नहीं खर्च होंगे इंजीनियरिंग एजुकेशन में पास करने के लिए। कॉलेज से फ्री किताब मिल जाती थी, लाइब्रेरी से फीस माफ कराते थे, हो जाती थी, 1-2 साल नहीं हुई थी लेकिन हो गई थी बाद में। फिर जॉब जब लग गया था तो आगे स्टडी की। हमारे इंडियन तो ऐसे हुए, चलते चलते चाय का कप पी लेते हैं, उसमें खर्चा कर देते हैं। हम तो पैदल जाते थे कॉलेज भी, बस के पैसे नहीं होते थे। चलो पैदल, अब हमारे भावनाएं थी उस टाइम की, हमें पढ़ना था, हमारा एम्बिशन था। हम भावनाओं में आ गए कि क्या करें, हमारे पास नहीं है इतने फंड्स, हमारे पेरेंट्स इतने रिच नहीं है कि हमको कॉलेज में यूनिवर्सिटी भेज सकें। आप जाइए, आप जाके आईआईटी में एडमिशन ले लीजिए। हम नहीं ले सकते, हमारे नंबर ही नहीं, मार्क्स ही नहीं, तो कैसे ले लेते, हम तो डफर थे। हम तो जो लो क्लास स्टूडेंट होते हैं ना, बिल्कुल अनपढ़ गंवार स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़ सकते, मैं तो उसमें से हूँ। अपने आप को बहुत नीचे स्टूडेंट समझा है, स्ट्रगल किया लाइफ में। तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं है, पढ़ाई हमारे कल्चर में थी भी नहीं। हम पढ़ गए, हमें नहीं समझ आया हम कैसे पढ़ गए, हमें भी नहीं समझ आया आज तक। खैर हमारी भावनाएं थी, जो भी था, किस्मत थी, भगवान का आशीर्वाद था, कुछ भी कह सकते हैं आप उसमें। कुछ हमने कर लिया अपनी जिंदगी में, पढ़ाई कर ली, आगे बढ़ गए, कुछ कर सके। लेकिन देश वहीं का वहीं था। जवाहरलाल बैठा सीट पे, बहुत साल राज किया, शांति के नाम पे तरक्की करा दी, इंडस्ट्रीज लग गई। जवाहरलाल की मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, भैया आप प्राइवेट सेक्टर भी रखिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर भी रखिए। बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज काम करती थी, पावर स्टेशन थे, गवर्नमेंट ऑफिस थे, इंडस्ट्रीज थी, दूसरी कंपनियां थी, और प्राइवेट सेक्टर भी था। उस टाइम बैंक बैंक तो प्राइवेट ही थे सब। उस टाइम ज्यादातर लालाओं के बैंक होते थे, पैसे वालों के बैंक होते थे, उनका दिखाने के लिए होता था, सारे पैसे वो यूज करते थे, पब्लिक को कुछ नहीं मिलता था वहां से। जवाहरलाल जी चले गए, जितना कर सके कर गए। चाइना से भी युद्ध हुआ, लोग कहते हैं चाइना से युद्ध क्या, तरक्की कुछ नहीं की थी। अरे भाई क्या था आपके पास, आपके घर में पैसे नहीं होंगे तो आप क्या कर लेंगे। चाइना तो बहुत पुरानी हिस्ट्री वाली कंट्री थी, उनका तो अंग्रेजों ने राज ही नहीं किया। चाइना चाइना तो अपना राज था उनका, पर खाली रिपब्लिक हुए थे 74 में, वो उससे पहले भी चाइना ही पार्टी थी उनकी, अपनी कम्युनिज्म था वहां पर। उनके पास तो बेस था, वो तो पावरफुल थे, वो तो हमको तोड़ सकते थे, उन्होंने तोड़ा भी। हमारे पास तो कुछ नहीं था। तो जवाहरलाल क्या करता उसमें, कह देते हैं जी कुछ नहीं करके गया, हार गए। अरे आप क्या कर लेते, आप होते तो बताइए। अगर बीजेपी वाले या आरएसएस वाले या ये जनसंघ उस टाइम ये भी सीट पे होते तो ये क्या कर लेते, और सुभाष भी होता तो वो क्या कर लेता, पटेल भी क्या कर लेता है। तो कहने की बातें होती हैं खाली, जैसे एक आदमी के हाथ में देश नहीं होता है, देश तो पूरी पब्लिक के हाथ में होता है। पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप क्या कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भावनाएं ऐसी होती हैं जो उल्टा सोच पे मजबूर कर देती हैं, और माइंड ऐसा होता है जो पॉजिटिव सोच पे होता है, सोचता है कि रिजल्ट क्या होगा, भावना में रिजल्ट नहीं देखते हैं। बस कर दो, अंधेरे दिमाग कर दो यार, देखा जाएगा जो, मतलब करने के बाद सोचेंगे क्या होता है। लेकिन माइंड से जो सोचता है, करने के बाद नहीं क्या होगा सोचता, बल्कि सोच के करता है। जवाहरलाल जी की डेथ हो गई, क्या होगा जी, अब चाचा जी चले गए। अरे चाचा जी ने जाना ही था, चले गए। चाचा जी आप कहते थे भावनाओं में वो थे, वो भी भावनाओं में थे पूरे। जवाहरलाल को तो यहाँ तक किसी ने पकड़ लिया था, क्या समझ, क्वेश्चन कर लिया था। जवाहरलाल का तो और लोकतंत्र क्या ये होता, तो मेरे को कह रहे हो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा बोल रहे हो, इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या चाहिए आपको। आज जो कहते हैं, आज फिर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अरे उस टाइम तो सामने खड़े होते, उस टाइम तो इतने एसपीजी भी नहीं होती थी, बॉडीगार्ड भी इतने नहीं होते थे, ये तो टेरेस पे बैठ के काम करा करते थे। जवाहरलाल जी पता है आपको, छत पे बैठ के, धूप में, पंखा भी नहीं होता था, वहां बैठ के ऑर्डर देते थे, लिखते थे। कोई बिल्डिंग विल्डिंग थी जो आ जाए सब, उस टाइम कुछ नहीं था। कहीं भी बैठ गए, छत के ऊपर एक कुर्सी डाल दी, बैठ गए, लिखने लग गए, ऑर्डर देने लग गए। फोन भी नहीं होते थे इतने बड़े, छोटे मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ था, रेडियो भी नहीं था। शास्त्री जी आ गए। शास्त्री जी का टर्म इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन वो इंटेलिजेंट थे या ईमानदार थे। शास्त्री जी ऐसे वैसे नहीं थे। आज की अगर कंपेयर करें तो शास्त्री है ही नहीं दुनिया में। इनका लड़का एक बार गाड़ी ले गया था, आपको भी पता होगा, ऑफिस की गाड़ी अपने काम के लिए, पता लग गया साहब शास्त्री जी को। क्यों भाई, ले गए थे ना, एंट्री करो लॉगबुक में, एंट्री कराती थी लॉगबुक में, चाहे 2 रुपए कटे हो, उसके सवाल ये नहीं था। आप ले तो गए थे ना, देश की चीज है, अपने काम के लिए क्यों ले गए। आज ऐसा है, आज तो बजट में से आया खा जाते निकाल के। ये एक इमोशन होता है कि मुझे ईमानदार रहना है,
वो भी इमोशन हुए, तो क्यों लेके गया तुम? ऑनेस्टी, इमोशन एंड माइंड था। माइंड था तभी सोचते थे, इमोशन था तो बह जाते थे। थोड़ा सा टर्म तो चला गया, वार हुई, जीते भी पाकिस्तान के अंदर, घुसे भी, लेकिन जो होता है यूएन चार्टर के हिसाब से आप किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते थे, तो वापस देनी ही पड़ती है, चाहे जितना मर्जी सोच लीजिए आप किसी की जमीन पे कब्जा लड़ाई में नहीं कर सकते। ये यूएन का नियम है और ये फॉलो करना है सबको, चाहे कोई इसको गलत कह ले सही कह ले, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। जवाहर शास्त्री जी भी अपनी ईमानदारी का एस्टेब्लिशमेंट करके चल दिए, इंदिरा जी आ गई पावर में। अब उठती असली राजनीति देश की, इंदिरा जी आई। इंदिरा जी, जिसको एक आयरन लेडी कहा जाता है, एक डायनेमिक लेडी कहा जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, और कहने वालों ने देवी भी कह दी। अब देखिए, इंदिरा जी ने ऐसे काम किए जो दोनों पे आधारित थे, भावनाएं भी राज करती थी, माइंड भी राज करता था। इंदिरा ने आके देखा कि हमारा देश का काफी पैसा ऐसे ही जा रहा है, हमारे बैंक्स के लाला लोग बैंक को लूट के अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा पैसा राजाओं के ऊपर रॉयल्टी में जा रहा है। उन्होंने कहा ये सब किस लिए भाई? पब्लिक का बैंक होता है, पब्लिक के लिए होता है, अगर इन बैंकों का पब्लिक का, गरीब को, मिडिल क्लास को इस्तेमाल नहीं है तो उसका क्या फायदा है? किस लिए? उठाया, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, राजाओं के, नवाबों के टाइटल खत्म कर दिए, सब कर दिया। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, कोई राजा देश में नहीं है, कोई नवाब देश में नहीं है, और ये इनकी रॉयल्टी खत्म कर दी। इतने साल रॉयल्टी खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? क्या पर्पज है इनका खाने का? ये क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पब्लिक को? आप टैक्स लेते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आपको हम खामखा पैसे दिए जाएं? तो ये पैसे क्यों दिए गए थे, सवाल ये उठता है, आपको पता होना चाहिए। जिस टाइम देश आजाद हुआ था तो उस टाइम सारे स्टेट्स को यूनिफाई करना था, प्रिंसली स्टेट्स कहते थे 350, आपको पहले भी मैंने कहा है। उनको यूनिफाई किया गया था, साइन कराए गए थे एग्रीमेंट्स, उसमें रॉयल्टी उनको दी गई थी। पटेल साहब ने, जवाहरलाल जी ने, दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किए थे कि ये रॉयल्टी आपको इतनी मिलेगी, टैक्स जो आपको मिलता है उसकी कंपनसेशन आपको दे रहे हैं। उसको प्रीवी पर्स कहा जाता था, और वो टाइटल्स उनके पास रिटेन किए गए थे कि आप ये टाइटल रखिए अपने पास, इस प्रिंसली स्टेट के ऊपर आ जाए। वो टाइटल तब तक चले जब तक ये अबॉलिश नहीं किए गए, और इंदिरा ने इनको अबॉलिश कराया, इनके टाइटल्स को, इनके प्रीवर्स को। तब यही लोग जो आज सत्ता में है उसके खिलाफ बोलते थे कि आपने गलत किया, आवश्यकता नहीं थी, इनको ऐसे ही रहना चाहिए था राजा, और उनको पैसा मिलना चाहिए था। ये वही लोग हैं, बीएचपी वाले, आरएसएस वाले, आज जो बातें कर रहे हैं। देश के दुश्मन थे ये। अगर वो काट रहे थे तो इनकी जेब से क्या जा रहा था, ये बताएंगे नहीं कभी। बैंक नेशनलाइज हुए तब शोर मचाया इन्होंने। अरे लालाओं ने बैंकों के अंदर अपना लूट मार कर रखी थी, खूब यूज करते थे पैसे को, लेकिन पब्लिक को नहीं मिलता था पैसा। उन बैंकों को स्टेट ने ले लिया, भारत की सरकार ने रिकवर कर लिया 14 बैंकों को, उसमें भी तकलीफ हुई इनको। तो ये माइंड से काम किया गया था, वहां माइंड इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीपर्स खत्म किए, सब कुछ किया, वो पब्लिक की हेल्प के लिए किया, लेकिन एक इमोशन भी था वहां पे कि किस तरह से इनको ठीक किया जाए। तो उस वजह से क्या हुआ कि मोरारजी देसाई खिलाफ हो गया, और बहुत से बड़े बड़े नेता खिलाफ हो गए। हो जाओ खिलाफ, पुरानी कांग्रेस बन गई, ओल्ड कांग्रेस बन गई उस टाइम। तो एक न्यू कांग्रेस हो गई इंदिरा गांधी की, ओल्ड कांग्रेस हो गई दूसरी वाली, दो कांग्रेस बन गई। कोई बात नहीं, सब भाग गए, भगा दिया गया, कोई वैल्यू नहीं रही ओल्ड कांग्रेस वालों के बाद में। इंदिरा आगे चलती रही, इंदिरा डायनेमिज्म की तरफ चली गई थी, क्योंकि यंग थी, माइंड से भी सोचती थी और इमोशन से भी सोचती थी। उसके माइंड का सोच इमोशन जनरेट करता था। जब उसने बैंकों का नेशनलाइज कर दिया, राजाओं के प्रियस कर, पब्लिक बहुत खुश हो गई, इमोशन में बह गई, अरे वाह इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, देखो इंदिरा 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 हो गई। मतलब ये कि माइंड की बंदूक से पब्लिक को इमोशंस में डाल दिया, और यही नेता करते हैं। जब पब्लिक इमोशन में आ जाती है तो इंदिरा को ही वोट देगी ना, और वही हुआ। इंदिरा 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 हो गई, जीतेगी वही जीतेगी, इंदिरा गांधी भी जीतेगी। इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। फिर संजय जी बीच में थे, बेचारे संजय गांधी जो उनका बड़ा लड़का था, बस छोटा लड़का था, और राजीव गांधी तो था नहीं सामने, वो आता भी नहीं था पॉलिटिक्स में। एक तरफ इंदिरा गांधी है और बीच में उनका राजा है संजय। और 1971 की वार है बांग्लादेश की, उसमें भी भड़काया गया। बांग्लादेश बनाना था, पाकिस्तान तोड़ना था, माइंड का भी इस्तेमाल करना था, माइंड का इस्तेमाल किया गया। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े देशों के पास गई, तो इस तरह हो रहा है। आप कल को मत कहना कि हम लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, इन्होंने हमको लड़ाई कर दी, तो हम जवाब आवश्यक देंगे। रशिया को सेट कर दिया गया, अमेरिका तो सेट नहीं होता था, क्योंकि इंदिरा गांधी की लगती नहीं थी, अलग थी अमेरिका से। अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया था, इंदिरा गांधी ने भाड़ में जाते कह दिया था
निक्सन को। क्या समझते हैं अपने आप को? तो कल का बच्चा, तेरी कंट्री कल की पैदा हुई आज मुझे लेसन सिखा रही है, भारत को जो कि हजारों साल पुराना नेशन है, तुम सिखाओगे हमें, यहाँ तक कह दिया गया था। ये माइंड की बात थी। कहा था ये भावनाएं बढ़ की भारत पब्लिक की, कि देखो इंदिरा गांधी ने क्या कह दिया, अरे वाह क्या बात है। सेट किया गया रशिया को, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर थी। अमेरिका देगा नहीं हेल्प, चाइना देगा नहीं हेल्प, चाइना से हमारी लड़ाई हो चुकी है। यूके हमारी हेल्प देगा नहीं, यूके के गुलाम रह चुके हैं, तो कौन हेल्प देगा भाई? एक यही कंट्री बची है रशिया, जिसको सेट करके रखो, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, यूएसएसआर जिसको बोलते थे उस टाइम में। कम्युनिस्ट हमारा साथ दे देगा, कि हम भी एक तरह के कम्युनिस्ट में बिलीव करते थे कि पब्लिक को खाने को तो मिलना चाहिए, सारे तो अमीर नहीं है ना, उस टाइम थे भी नहीं। तो यहाँ भी इमोशंस ने और माइंड ने इंदिरा गांधी ने यूज किया। माइंड ने रशिया को सेट किया और रिजल्ट आया कि रशिया ने 3 बार वीटो किया, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। 7th फ्लीट अमेरिका ने भेज दिया था कि बता देंगे तुमको, उन्होंने कहा तेरी 7th फ्लीट ऐसी की तैसी। रशिया ने भी अपना काउंटर भेज दिया था। इसे कहते हैं माइंड का यूज और भड़काना भावनाओं को। भारत की पब्लिक भड़क गई। देखिए इंदिरा गांधी क्या कर सकती है, पाकिस्तान की और अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी इंदिरा गांधी। हुआ ये है कि इतना पावरफुल स्टेटस हो गया इंदिरा गांधी का, माइंड और भावना को यूज करके, कि आज भी हमको याद किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, अगर संजय गांधी नहीं होता तो इंदिरा गांधी का नाम इतना अच्छा होता कि उसकी बुराई नहीं कर सकते थे। संजय गांधी भावना तक आदमी का प्रसिद्ध किया गया, वो भावनाओं में बह जाता था। अरे करा दो नसबंदी, इनको उठा के, पॉपुलेशन नहीं करते, कम तो मानते नहीं है, तोड़ दो इनके यहाँ मेरे गेट पे मकान, तुर्कमान गेट पे मुसलमानों के मकान तोड़ के माइग्रेट कर, उनको खिचड़ी कल्याणपुरी में जो ट्रांसजेंडर एरिया में आता है। उसकी इन बातों ने, जो माइंडलेस बातें थी, भड़का दिया, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट हो गया इंदिरा गांधी के ऊपर। 5 सूत्री कार्यक्रम निकाल दिया संजय गांधी का, इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम निकाल दिया। खैर सूत्री कार्यक्रम निकालना दूसरी बात थी, वो डेवलपमेंट के वक्त पेड़ लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। लेकिन नुकसान ये हुआ, नसबंदी करा दी। सोचा नहीं उसने कि क्या रिजल्ट होगा, कि इंदिरा गांधी जो करती थी सोच समझ के करती थी। इंदिरा गांधी के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सोच के करती थी, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी थी वो इसलिए अच्छी थी कि इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी या बहुत इंटेलेक्चुअल थी। वो जवाहरलाल के साथ रहा करती थी, जहां जाता था वो जाती थी साथ में, वो सीख गई। आप भी अगर अपने अच्छे प्रोफेशनल फादर के साथ इधर उधर जाएंगे तो आप भी बहुत कुछ प्रैक्टिकली पा पाएंगे और सीख पाएंगे। सो उनके साथ हुआ, इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ सीखा और उसको अप्लाई भी किया साथ में, खाली सीखा ही नहीं। लोग उसके बारे में अप्लाई कर, ठीक है भाई प्यार किया, किसी से सबका प्यार होता उसने भी कर लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, वो किस धर्म के थे किसने, वो पर्सनल बातें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका पति ईरानी था, उनका पति ये था वो था, आपको क्या लेना देना है यार? आपको क्या मतलब उनके परिवार से? आप ये बात कीजिए कि देश का उन्होंने क्या नुकसान किया या अच्छा किया, उसकी बात आप करिए। उल्टी सीधी बातें करते हैं। आज भी फेसबुक मैंने देखा कि इंदिरा गांधी ने सो रही थी उसके साथ, ये मतलब इरेलेवेंट बातें हैं। इन्हें मोदी भक्तों को, बीजेपी भक्तों को अच्छी बात तो बात करनी आती नहीं है, इनको तमीज नहीं है, कल्चर नहीं है, इनको कैसी बात करनी चाहिए पब्लिक में, कैसे नहीं करनी चाहिए। और कभी इन्होंने संस्कार नहीं लिए अपने परिवार वालों से। इतनी गंदी कम्युनिटी है ये, मुझे खुंदक आती है सब लोगों से। पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग ऐसी बातें करते हैं, अनपढ़ गंवार करते हैं तो मान लेते हैं ठेले वाला है या रिक्शा वाला है, इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते कि आपसे ऐसी बात करेगा। पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उनको। अगर वो अपने ऊपर उंगली भर घर के बारे में कोई ऐसी बात करे तो क्या करेंगे? इंदिरा गांधी क्या करती थी क्या नहीं करती थी, मुझसे कुछ लेना देना नहीं। मुझे ये देखना है कि देश की लीडर होने के नाते वो क्या करती थी और कितना उसने किया। गलत भी किया होगा, मैं ये नहीं कहती सब सही किया होगा, मैं इंदिरा गांधी की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि सब सही किया उसने। उसने गलत भी किया होगा, सही भी किया होगा, क्योंकि जब मैं भी कोई काम करता हूँ लाइफ में तो मुझसे भी सही भी होता है, गलत भी होता है, और आपके साथ भी होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम मानव हैं। मानव से गलती भी होगी, सही होगा तो, जो कुछ नहीं करेगा तो गलत भी नहीं करेगा, सही भी नहीं करेगा, और जो कुछ करेगा तो एरर तो आती आती है, मानव का ट्रेंड है। खैर इंदिरा गांधी भी चली गई, उनको मार दिया गया। क्योंकि मारा किसने? खालिस्तान की कह देती, इंदिरा गांधी की वजह से हुआ। भिंडर वाले थे एक, भिंडर वाला एक टेररिस्ट माना जाता था, आतंकवादी, उग्रवादी, जो भी कह लो आप। मेरे यहाँ लेबर थी, सरदार थे लिबिया में 35-40। वो बताया करते, एक एक भिंडर वाले का असिस्टेंट वहां था मेरे पास, कहता थी हमसे आंख नहीं मिला सकते, इतना डरते हैं, नीचे होकर बात करते हैं। वो कहता था कि भिंडर वाला लोगों को सिखाता है, सरदार कम्युनिटी को, कि यार आपको इतना ही कर रहे हैं, एक आदमी को सिर्फ 35 आदमी मार रहे हैं, इतना भी नहीं कर सकते आप। ये बताता था कि आप एक सिख को 35 हिंदू नहीं मार सकते आप, इतना भी नहीं आता आपको मारना। इसलिए वो आतंकवाद पैदा हुआ था, उसको उग्रवाद कहा जाता था उस टाइम।
सरदार आ गए, डरते थे लोग। एक ऐसी बना दी गई थी खाली भिंडरवाला की वजह से, जो कि इंदिरा गांधी के साथ किस टाइम में था, वो अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं नहीं जानता। लेकिन हुआ ये था कि अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, वहां पर बहुत सारे अमनुष्य इकट्ठा कर लिया गया था। अंदर से देश के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी गई थी। तो बाद में हुआ ये कि उसको फौज भेजनी पड़ी अंदर। मैं उस टाइम लीबिया में था, कहते थे यार ये इतना चल रहा है, दंगा फसाद चल रहा है, बम चल रहे हैं, इंदिरा गांधी को अंदर जाके मार देना चाहिए सबको। वहां का एक लिबियन आदमी मुझे कह रहा था, लिबियन चेयरमैन कंपनी का, कहते यार तुम्हारी कंट्री में क्या बेवकूफ लोग हैं, जब वो घुसे हैं गुरुद्वारे में, आपकी कंट्री क्या सो रही है, उनको अंदर घुस के मारते हैं। मैंने कहा भैया सेकुलर कंट्री है, वैसा एकदम नहीं होता। अल्टीमेटली करना यही पड़ा था कि फौज को अंदर घुसाया गया था। ब्लू स्टार, क्या कहते हैं उसको, ब्लू स्टार कुछ ऐसे कहते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा अब, ऑपरेशन नाम दिया गया उसको। वहां पकड़ लिया गया था। फिर ज्ञानी जैल सिंह वहां थे हमारे प्रेसिडेंट, वो गए थे देखने, तो उन्होंने कहा कि तुम आंख नीचे बैठे थे इतने दिन से, यहाँ इतने इकट्ठे हुए थे आतंकवादी। तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि उसी के कई बार क्रिएट किए हुए लोगों ने भावना में आके उसी के बॉडी गार्ड बने बाद में इंदिरा गांधी के वो लोग, और उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया। जब ये बातें हो रही थी, बहुत सारी फौज से सरदार निकल के आ गए थे कि हम डिजर्ट कर रहे हैं, हम जाके ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ हुआ था। कहते थे इतने सरदार फौज छोड़ के भाग गए, डिजर्ट कर गए, ये कर गए वो कर गए। मतलब यहाँ पर भी देखिए माइंड और भावनाओं का वर्क कर रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं दोनों के। माइंड क्या कह रहा है, भावना क्या कह रही है, भावनाओं में ही भिंडरवाला बना। माइंड से इंदिरा गांधी ने उसको बनाया और उसी को उसने बाद में मारा। किसने मारा, उसके अपने बॉडीगार्ड ने मारा। बंदूक दिखाई तो नाम से जानती थी उनके बॉडीगार्ड से, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कटाक से मार दिया। ड्यूटी जैसे लगी उनको मार दिया गया, और बॉडीगार्ड ने मार दिया, चली गई वो इतनी सारी गोलियां यहाँ की। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भावनाओं ने रिजल्ट भी दिए उल्टे, और माइंड ने भी रिजल्ट दिए उल्टे। चलिए जी, इंदिरा जी भी गई, फिर कौन आए। इंदिरा जी के मरने से इतनी भावनाएं पब्लिक में भड़क गई, पब्लिक का सोचना बंद हो गया, यार देखो माँ को बेटों ने मार दिया, सच बात है, माँ को बेटों ने मार दिया, झगड़े हो गए, सब कुछ होना होता है ये, भाई देखो देश का मामला है, इतनी बड़ी लीडर को मारा है, दुनिया की जिसको दुनिया मानती है, जिसने एक इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की, बांग्लादेश बनवाया और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व की, इमरजेंसी लगाई, सब कुछ किया, इतना इतना जिसके एक्शंस हुए हैं। अमेरिका से इसके तू तू मैं हुई है, जिससे पाकिस्तान से तू तू मैं हुई है। ऐसा लीडर अगर मरेगा तो भी कुछ तो होगा ही। और इमोशंस में सब होता है, भावनाएं भड़क जाती हैं पब्लिक की, आज भी होता है, पहले भी हुआ। भावनाएं अंग्रेज आजादी के लिए भी भड़की, भावनाएं इनके लिए भी भड़की। अब जब भावनाएं भड़कती हैं तो भाई फिर क्या होता है, किसने किसको मारा, मॉब ने होटलों में आग लगाई, दुकानों में आग लगाई, ट्रकों में आग लगाई, सरदारों की सब प्रॉपर्टी खराब की गई, वो सब हुआ, हम सब जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, सब जानते हैं। उसके पीछे किसके हाथ होंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स के होंगे, कोई सोशल एलिमेंट्स के नहीं हो सकते। अब वो उसको छोड़ो, वो केस चलते हैं, क्या होता है, वो सब भावनाओं की बातें हैं, वो बीत गई, सदियां बीत गई, यहाँ केस के रिजल्ट तो मरने के बाद ही आते हैं। चले गए सब, हो गया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। फिर आ गए दूसरे साहब, कौन आ गए, राजीव। क्योंकि भावनाएं भड़क गई तो राजीव को आना ही था, क्योंकि राजीव को अपना कोई क्रेडिशन तो था नहीं, ना तो पॉलिटिक्स में था, ना एमपी था, ना मिनिस्टर था, ना चीफ मिनिस्टर था, ना वो था ही नहीं। तो बेचारे आ गए, करना भी हो गया, 44 साल के आ गए, बैठ गए सीट पे, पायलट है, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग आती है, साइंस आती है, बैठ गए, शुरू हो गया, काम शुरू कर दिया। सीखेंगे पहले, वो तो खुद कहते थे साहब कि मुझे तो आप बताइए क्या करना है, अच्छी बात है, जो नहीं जानता कह तो रहा है कम से कम मुझे। वो भी भावनाओं में था, कोई क्वेश्चन करो, देखेंगे। मतलब ये था, उनका कसूर नहीं था। जब कोई नया आदमी पीएम की सीट पे बैठता है बिना एक्सपीरियंस, तो बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी करते थे। हुआ ये कि वो 400 सीटें तो ले आए थे, भावना में उन्होंने बहुत कुछ गलत भी कर दिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सोचा माइंड से था लेकिन रिजल्ट गलत हुआ। एग्जांपल एक है, उन्होंने वोटर की एज 18 साल कर दी। अब 18 साल वाले मेरी बात को बुरा मानेंगे, मानते रहिए। वोटर की एज 18 साल होने से हुआ ये, उन्होंने सोचा अच्छा, राजीव गांधी ने अच्छा सोचा था, बुरा नहीं सोचा था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए थे कि 18 साल का बच्चा कम से कम लोकसभा के लिए वोट देना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकसभा में देश का सवाल होता है। और 18 साल का बच्चा जो होता है ना, वो कॉलेज भी पास नहीं किया होता है, ना उसे संविधान पता होता है, ना कानून पता होता है उसको, ना ये समझ होती है पार्लियामेंट क्या होती है, उसके क्या एक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट की ड्यूटी क्या होती है, पार्लियामेंट कुछ पता नहीं होता, लेकिन वोट देना है। खुशी हुई, चलो जी खुश हो गए, वो 18 साल के बच्चे को वोट देने का काम कर दिया। उसकी सोच क्या थी राजीव गांधी की, वो नहीं सोचा किसी ने। उसकी सोच ये थी कि चलो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा सोसाइटी का, पॉजिटिव एंगल था, लेकिन भावनाओं से भरा था, एनालिसिस से नहीं भरा था। अगर एनालिसिस से भरा होता तो 21 साल की एज थी, उसको बढ़ा के 25 करनी चाहिए थी,
लेकिन उसको हटा के 18 कर दिया। कोई बात नहीं है, इसमें इतनी बुराई नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक चीज थी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लीगल बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। उसने ये कहा था कि देखिए, जो आपने पावर हमें दी है, हम उसको आपको वापस दे रहे हैं आपके लिए, कि आप इस पावर से पंचायत चलाइए, पंचायत राज बनाइए। अच्छी बात है, किया गया, बुरे नहीं है इसमें कोई। आज पंचायतों का क्या है, चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस जिस पर्पज के लिए किया गया था ना, वो सब नहीं हो रहा है। वही पुराना स्टाइल, अंग्रेजी वाला, वही दादागिरी वाला। प्रधान, औरतें बनाई जाती हैं, लेकिन पति काम करते हैं बेचारी, वो तो काम नहीं करती, कल साइन करती हैं। खैर छोड़िए, वहाँ क्रिटिसाइज को नहीं कर, कहने का मतलब है उनकी भावनाओं ने, उसके माइंड ने तो अच्छा सोचा था, इंप्रूवमेंट सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्रूवमेंट होगा, पब्लिक के अंदर एम्पावरमेंट होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं वैसा आया, ऐसा होना चाहिए था। राजीव जी भी आपको कंप्यूटर दे के, इंदिरा गांधी ने कलर टीवी दिया था, राजीव ने कंप्यूटर दिया, टीवी दिया, डिजिटल वर्ल्ड दिया, सब कुछ दिया, क्योंकि उनकी एडवांस थिंकिंग, फ्लाइंग की थी, पायलट थे। उनकी वजह से आज हम बहुत कुछ पा चुके हैं, पाया है। उसके बाद वो भी चले गए, क्योंकि जब दूसरा इलेक्शन हुआ था तो उनको इतनी विक्ट्री नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम में इलेक्शन सेंटिमेंटल बेस नहीं था, इमोशंस नहीं था इलेक्शन में। पहले वाले में तो इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, मर्डर हुआ था, तो भावनाएं आ गई थी, लेकिन दूसरे में भावनाएं नहीं आई थी, क्योंकि राजीव गांधी भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था पीएम के हिसाब से। लोग तो मजाक उड़ाया करते कि भाई देखिए, जो बात पूछते हैं कहते हैं सोचेंगे देखेंगे, इस तरह की बातें होती थी। खैर होती है, अब हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, कैरेक्टर होता है। तो राशिद का दूसरे इलेक्शन में वो नहीं कर पाए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। उनसे पूछा गया, भाई आप क्या बनना चाहेंगे, क्लेम करेंगे, साफ कर देखिए मेरा नंबर देंगे। अब तो ये भी ऑनेस्टी होती है, नहीं तो वो भी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, इसको खरीद उसको, जैसे बीजेपी वाले करते हैं, इसको खरीद उसको खरीद। उस टाइम कोई अमित शाह नहीं था उनके पास, अमित शाह कांग्रेस का नहीं था, अमित शाह सिर्फ बीजेपी मिलता है। कांग्रेस तो छोड़ दी उन्होंने, सपोर्ट दे दिया, हम किसी और को सपोर्ट करेंगे, चंद्रशेखर को सपोर्ट कर दिया। अब हुआ ये, एक महानुभाव है वीपी सिंह नाम के। वीपी सिंह को किसी ने कहा यार मंडल कमीशन लागू कर दो, मजा आ जाएगा, क्योंकि वो बॉफर्स में इन्वॉल्व थे। उन्होंने बॉफर्स, राजीव गांधी, मैं बताना भूल गया, राजीव गांधी के टाइम में बॉफर्स हुआ था, सब जानते हैं। हुआ कुछ नहीं था, ड्रामा था। वीपी सिंह ने बाद में माना कुछ नहीं होता, मैं तो खाली ये सोशागिरी की थी, इमोशंस से भड़क जाएंगे, पॉलिटिक्स चेंज होगा, और देखो गवर्नमेंट चली गई थी। वीपी सिंह का बहुत छोटा टेन्योर था, लेकिन वीपी सिंह ने माइंड से वो किया जो इमोशन की एस्टेसी कर गया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया, हंगामा, मिडिल क्लास को अच्छा नहीं लगा। ये सारे बीजेपी जनसंघी थे उस टाइम, जो सेल्फ इमोलेशन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, भाई क्यों कर दिया आपने लागू ये। हुआ ये, वो लागू होने सारे वीपी सिंह के दीवाने हुए थे, अरे यार देखो 60% पब्लिक का इसने मजा दे दिया, वो ओबीसी दे दिया सबको, मंडल कमीशन लागू कर दिया। अरे वोट तो मिलने मिलने डर गए सब, खासतौर से जनसंघ वाले बीजेपी वाले लड़ गए, अरे ये क्या हो गया यार, ये तो होना नहीं चाहिए, तो बहुत गलत बात है। वीपी सिंह ने किया, लेकिन वीपी सिंह को भी छोड़ना पड़ा। इससे पहले मैं एक बात और बताना भूल गया, जनता पार्टी आई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, वो आप सबको मालूम तो होगा, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ था उसमें, वहां भी इमोशंस थे जनता पार्टी के, वहां भी माइंड नहीं काम कर रहा था। 77 की बात है। जेपी ने कहा, ये हटाओ इंदिरा गांधी को, इमरजेंसी लगवाती थी, किसी का है ना मत मानो, इंदिरा गांधी का मत मानो, फौज का मत मानो, पुलिस का मत मानो, किसी का मत मानो। ऐसा माहौल कर दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, भड़का दिया बिना सोल्यूशन के, बिना माइंड सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इमरजेंसी लग गई थी, सब कुछ हो गया था, फिर इमरजेंसी हट गई थी, जनता पार्टी पावर में आ गई थी। मोदी देसाई पीएम बना था, तब भी कहते थे प्रधानमंत्री कौन हो गया। मोरारजी देसाई पीएम बना था, मोरारजी देसाई की चली नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि बातें ऐसी करता था। अटल बिहारी उस टाइम आपका फॉरेन मिनिस्टर था, हुआ ये क्यों भी चले गए। जहां पे इमोशन बेस्ड रिजल्ट आ रहे हैं वो बेकार आ रहे हैं, आप ये देखिए, यहाँ पे भी इमोशन बेस्ड रिजल्ट था जयप्रकाश नारायण का जनता पार्टी बनने का, जो शाह कमीशन में निकल गया, उसके न्यूज में निकल गया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। अंत में अब आगे चलिए थोड़ा सा, बीच में राजनारायण भी आया था, इसने इंदिरा गांधी को हराया था, वो भी एक इमोशनल बेस्ड रिजल्ट था। इंदिरा गांधी कोर्ट से हर गई, इलाहाबाद कोर्ट से, फिर अमन से लगा दी गई। राजीव भी गए, वीपी सिंह भी गए, और आपके दूसरे बीच में छोटे मोटे आपके गोंडा घोंडे देवी गौड़ा आए, आई के गुजराल आए, ये सब चले गए। अटल बिहारी जी आए, 13 दिन के लिए छोड़ के चले गए, निकाल दिया गया, भाई जी 13 दिन में सरकार गई। फिर वो 13 महीने के लिए आए। अटल जी तो थे इमोशनल, आप सब जानते हैं, हमारे वाजपेयी साहब कवि, हर बात कविता में, हर बात हंसी मजाक में, अच्छा नहीं चलता, लेकिन इतना कुछ अचीव नहीं कर पाए। चले गए गले मिलने कारगिल के लिए, चले गए नवाज शरीफ बस में जाएंगे, ये भी एक इमोशन था। अरे क्या पर्पस था भाई बस में जाने का, कोई पर्पस नहीं था, नहीं हम बस में जाएंगे।
बस में जनता जाती है, आम पब्लिक जाते हैं, उनसे पूछा गया था बस में क्यों जा रहे हैं, अरे भाई जनता की सवारी है, हम बस में इसलिए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, जनता की सवारी, जाइए आप बस में, गले मिल रहे हैं जाके वहां पे। वो इतना पॉजिटिव आंसर नहीं दे रहा था, लेकिन ये चिपके जा रहे थे उससे। वापिस आए तो कारगिल लाए। ये होता है रिजल्ट। जब माइंड का यूज नहीं होता है, कोई एनालिसिस नहीं होता है, तो भावनाएं चलती हैं, वहां पे रिजल्ट ऐसे ही अंधे आते हैं। फेस करना पड़ा था। गुस्सा आ गया आपको। अब गुस्से से क्या होगा? क्या हो गुस्से से? इन्होंने अगर आगरे में मुशर्रफ को भी बुलाया था, रिजल्ट कुछ नहीं आया। रिजल्ट कैसे आता? आप भावना में काम कर रहे हैं। क्यों करते हैं भावना में काम? फिर इन्होंने राज किया 5 साल, अच्छी रूल किया, कोऑर्डिनेशन बनाई, अलायंस किया सबसे, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में अच्छे थे, इज्जत करते थे लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है, तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आए, कोई रिजल्ट नहीं है। आपने वो कर दिया यार, ज्वाइन करते ही इन्होंने सीट पे बैठते एक्सप्लोजन कर दो जी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अरे भाई, आप पीएम साहब हो, आप क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को? सब दुनिया जानती थी कि हमारे पास ये पावर है। ये हमारे पास नहीं है, कोई नहीं जानता है, क्यों दिखा रहे हो? इसे कहते हैं भावनाएं। इंदिरा गांधी पहले ही कर चुकी थी 74 में, वो आगे नहीं करना चाहती थी। आप क्यों करना चाहते थे? आपने करके सैंक्शन लगवा लिए, यही किया ना। आप नहीं करते तो क्या फर्क पड़ जाता? अरे हम दिखाना चाहते थे कि हमारे पास ही है। क्यों चाहते थे आप दिखाना? बात वही आ जाती है, इतना इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल, भावना का इस्तेमाल करना है। अरे अगर आप दिखा भी देंगे कि हमारे पास शक्ति है, तो उससे क्या रिजल्ट होगा? आपका दुश्मन भी तैयार कर लेगा। इन्होंने जिस दिन किया वो वहां भी हो गया। देखो कमाल की बात हुई है, वो इतना नहीं दिखा के भी है उसके पास। इतनी बातें हुई देखिए। फिर ये लाहौर वहां एग्रीमेंट करके आए, उससे पहले इंदिरा गांधी करके गई थी 72 में एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट चलते रहे। फिर इन्होंने एक रिजोल्यूशन, अचल साहब ने एक रिजोल्यूशन पास कराया लोकसभा से, ये कश्मीर हमारा है, लोकसभा ने पास कर दिया। पर उसका मतलब क्या है साहब? एक क्वेश्चन उठता है, मुझे देशद्रोही बेशक कह सकते हैं, कोई बात नहीं। मतलब ये होता है, आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है, एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट है, आप वहां की असेंबली आपके पास है, वो स्टेट आपके पास है, फिर आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो लीगल स्टेटस आज की तारीख में है, यूएन रेजोल्यूशन मिला के, उसके हिसाब से आपको समझ नहीं आता कि आपका जम्मू कश्मीर का आपसे क्या रिलेशन है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या कि हमारा पार्ट है? जिस दिन आपने पास किया वहां भी पास हो गया, क्या फायदा इन बातों का? जब साफ लॉ कहता है कि जब तक स्टेट असेंबली या वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस बात को नहीं मानेगी कि हम भारत में मर्ज कर रहे हैं, तब तक आप कैसे हो जाएंगे? ये बात समझ नहीं आती आपको क्या? ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप समझते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपको भावनाएं भड़कानी होती हैं, और यही होता आया है। आपने पब्लिक के अंदर भावनाएं भड़का दी, पब्लिक बढ़ गई। आप नाम हो गया आपका, ओ अटल जी ने ऐसा कर दिया। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए, अटल जी भी चले गए, आ गए कोई और। कौन आ गए? हमारे डॉक्टर साहब आ गए, मनमोहन सिंह। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है, सब कुछ है, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इकोनॉमिक्स के, वो भी जो हर एक को समझ नहीं आती। साइंस समझना आसान है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझना आसान है, क्योंकि वो एस्टेब्लिश सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट स्टेज में है अभी भी, इसलिए उसको समझना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं जी, ये तो सोनिया ने अपॉइंट किया था। चलो, जिसने भी अपॉइंट किया था, हमें क्या लेना देना, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, हमें ये मानना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने सेक्रीफाइस की नहीं की, क्या किया क्या नहीं किया, इटली की थी, वो सब बातें छोड़ो, वो सब भावनाएं हैं। जो कि हमारी सुषमा स्वराज ने कहा था जी, हम ये कर देंगे, सड़क पे आत्महत्या कर देंगे, बनने नहीं देंगे। मतलब वहां भी भावनाओं ने रोल अदा किया, माइंड ने रोल अदा नहीं किया। अरे सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश के नागरिक की वाइफ है वो, उसकी वाइफ है, वो शादी करके लाया है, वो भाग के नहीं लाया है। तो जब कोई शादी करके बाहर से लाता है, तो हम उसकी वाइफ को क्या वैल्यू नहीं देते हैं? वो हमारे देश का हिस्सा नहीं होती है? होती है। अगर आप में से भी कोई लाएगा, तो वो हमारे देश की भाभी होगी, जो भी होगी होगी ना, तो वो भी है। तो उसके इतनी खुंदक क्यों? हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। भारत का नागरिक होना आवश्यक है बस। भारत की नागरिक थी नहीं थी वो अलग इशू है, लेकिन हमारे देश की मेंबर है वो, नागरिक है वो हमारे देश की, उसकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब, उनको
क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी बता के नहीं गए, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने परमिट नहीं दिया था कि आप ये टेक ओवर कीजिए पीएमओ ऑफिस, और कुछ कांग्रेस वाले कहते हैं इन्होंने कुछ छोड़ दिया। अब हमने कुछ लेना, क्योंकि वो कांग्रेस क्या कहती है या वो क्या कहते थे, ये भी भावनाओं का माइंड का इशू है। आगे चलिए, साहब सीट पर बैठ गए, जिनको हम कहते हैं बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, गुलाम हैं सोनिया गांधी के, ये हैं वो हैं, पता नहीं कितनी तरह की बातें करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लेना है इन चीजों से? मान लीजिए अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया के गुलाम भी थे, तो आपके पिताजी का क्या जा रहा है? वो हमारे प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे, सवाल ये उठता है। कौन से संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री बहुत बोले, या कौन से संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा ना बोले, चुप रहे? कोई लॉ है? कोई लॉ नहीं है। तो क्या फायदा कहने से मौनी बाबा थे वो? क्या मतलब इस बात का? अनपढ़ थे वो, गंवा रहे हैं वो, डफर हैं वो, सोचते नहीं है वो। एक क्वालिफाइड आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, और वही एक आदमी है जो आपको एटॉमिक डील 1 2 3 लेके आया। उसने उसको पास कराने के लिए अपनी सरकार को भी दांव पे लगा दिया। क्या मोदी कर सकता था इतना? क्या अटल बिहारी कर सकता था इतना? नहीं कर सकते थे, कोई नहीं कर सकते, क्योंकि तो सीट पे चिपकना था। लेकिन मनमोहन सिंह को सीट पे नहीं चिपकना था। मनमोहन सिंह ज्यादा बोलते नहीं हैं, सोचते हैं। मनमोहन सिंह ने सेकंड टर्म में भी कहा था कि हम ही जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया है, लेकिन वो साफ कहते हैं मार्केटिंग हमारे बस का नहीं है। जो इंसान इस तरह साफ कह देता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, उसे क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं आती। तो गलत क्या है भाई? वो मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन जो लोग बेचते ही अपने आप को हैं, अपने आप को हर चीज में बेचना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मार्केटिंग प्रोफेशनल झूठ बोलते हैं, हम सब जानते हैं। अपनी गंदी चीज को भी अच्छा बता के बेचते हैं, हम सब जानते हैं। ये सेल्समैनशिप होती है। हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, मार्केटिंग नहीं तो क्या है? बिल्कुल मार्केटिंग है। 1.5 घंटा कोई प्रधानमंत्री बोलता है तो मैं उसे मार्केटिंग के कहूंगा। रिजल्ट आपने रिजल्ट 1 मिनट नहीं बताते आप उसमें। आपके पास 1 मिनट नहीं है अपना रिजल्ट पाने का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, 10 साल काम किया, सीट पे बैठे, बहुत सारे कानून चेंज किए, लेकिन ज्यादा बोले नहीं, करके दिखाया। अब समझ आता है, पहले नहीं आता था। पहले हम भावनाओं में रिकवर्ड थे, बीजेपी द्वारा क्रिएट की भावनाओं में, मोदी द्वारा क्रिएट की भावनाओं में। ओ, ये तो मनमोहन सिंह है जी, ये तो गुलाम है जी सोनिया का। जो सोनिया कहती है पानी पियो तो पानी पीते हैं, सोनिया कहती है जूते पहनो तो जूते पहनते हैं। ऐसी बातें करते हैं। अब तो उन्होंने यहाँ तक कहते कि रेन कोट पहन के नहाते थे बाथरूम में। ये भावना भड़काना नहीं तो क्या है? ये भावना ही भड़काना है, जो हमें नहीं करना चाहिए, हम करते हैं। कितनी गलत बात है। हम भावनाओं में बहना चाहते हैं। मनमोहन सिंह ने जो काम किए हैं वो भावनाओं में बैठ के नहीं किए, इसलिए वो हार गए। हार गए, इसलिए हार गए, काम करने के बाद भी हार गए। चलो छोड़ो उनकी बात भी। ये साहब आ गए, बड़े साहब, इंटरनेशनल लीडर, इतने बोलते थे, इतने बोलते थे 2014 में। मैं नहीं बोल सकता, मैं सोच नहीं सकता कि हमारे देश का एक व्यक्ति इतना बोल के चुनाव जीत सकता है। 15 लाख ब्लैक मनी, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में, और पता नहीं क्या क्या भावनाएं भड़का दो। ये चोर है, वो चोर है, सब चोर है, सब खा गए, लूट गए, मेरे को बदनाम कर दिया, मैं पीड़ित हूं। अरे भावनाओं को भड़काना कोई सीखे तो हमारे श्री 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 डॉक्टर मोदी सीखे, क्योंकि वो श्री 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 के दोस्त हैं। उनसे सीखिए, आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। भावनाएं कैसे जनरेट की जाती हैं आज की तारीख में? हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बढ़ के कोई नहीं है। मास्टर ऑफ सेंटिमेंटलाइजिंग पब्लिक, डॉक्टरेट है वो पब्लिक को सेंटिमेंटलाइज करने में। इमोशंस कैसे भड़काया जाता है वो जानते हैं, और सक्सेसफुली जानते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। आज तक नहीं बताया उन्होंने कि जो उन्होंने बातें की थी 2014 में, उसका क्या किया, क्या रिजल्ट है। नया मैनिफेस्टो लेके आ, अब भी वो चाहते हैं भाड़ों का खर्च है। मैं अब उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने बारे में, आपके बारे में। आप बताइए, सोच के बताइए इन बातों को, कि आप भावनाओं में जीना चाहते हैं या आप दिमाग में जीना चाहते हैं। भावनाएं चलती हैं परिवार में, पर्सनल लाइफ में। आपको शादी करनी है नहीं करनी है, आपके पिताजी के साथ क्या रिश्ता है, आपकी माता जी से आप किस तरह का रिश्ता है, आपके भाई बहन से आप कैसे डील करते हैं, आपके समाज में आप कैसे डील करते हैं। कुछ लिमिट तक भावनाएं वहां चलते हैं, क्योंकि वहां माइंड नहीं चलता है।
आप अपने घर में भी बात करेंगे, आपकी माइंड की वैल्यू नहीं होगी। आपकी बीवी आपकी गवर्नर है, आपके माता पिता आपके गवर्नर हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको कोई समझेगा नहीं। कहते हैं घर में दाल जो होती है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। तो आप घर की मुर्गी दाल बराबर ही हो। घर में कोई वैल्यू नहीं होती, भावनाओं की वैल्यू होती है। आप कितने भी कुछ हैं, आपके माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जहां तक देश का सवाल है, वहां पर माइंड चलता है, भावनाएं नहीं चलती हैं। आज तक जो भी हमने नुकसान सहे हैं, भावनाओं में सहे हैं। आज जो कहते हैं हम फौजियों के लिए ये करते हैं, फौजी हमारे देश का वो है, हम सेना की इतनी इज्जत करते हैं। अरे सेना की इज्जत करने का दावा करने वाले देश के नेताओं, ये बताओ आपके कितने बच्चे फौज में गए हैं? मैं सारे नेताओं से पूछ रहा हूँ, किसी भी पार्टी को, आपके कितने बच्चे फौज में हैं भाई? फौज में है तो कौन? किसान, मजदूर, वो है फौज में। आप नहीं हो। आप दावा करते हो देशभक्ति का। आपके कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं? कितने बच्चे आपके म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ने गए हैं? आपके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, यूएसए में पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं। आप इलाज कराने भी वहां जाते हैं। बात करते हैं देशभक्ति की। आपके देश में डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, नहीं तो क्यों नहीं? आपके देश में कुछ नहीं है? जय, बस भारत माता की जय करना आता है आपको, वंदे मातरम करना आता है? कितने नेता फौज में हैं? फौज में नहीं जाते। फौज भी जो होते हैं वो वहां के नेता तो बन जाते हैं, जैसे वीके सिंह। फौज का फायदा नेतागिरी में उठा लिया। अरे अपनी पार्टी बना के आते। क्या आपने फौज में सर्विस की, बहुत अच्छी बात है, हम सल्यूट करते हैं आपको। लेकिन आपने फायदा लिया उसका? आप मिनिस्टर बन गए। लेकिन जो मिनिस्टर हैं, जो एमपी हैं, जो दूसरे नेता, राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो या कोई भी हो, वो खुद क्यों नहीं फौज में गए? उनके कितने रिश्तेदार फौज में हैं? मुझे बता दीजिए। पता लग जाए, मान लो देशभक्त हैं। जो इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंटेलिजेंस पे आके, वो फौज में गए? कितने नेता फौज में गए? क्यों मजदूर ने ठेका लिया फौज में जाने का, या किसान ने ठेका लिया है, या उन फौजों के परिवारों ने ठेका लिया है तुम्हारी रक्षा करने का? वो क्यों लेंगे तुम्हारा ठेका? तुम गद्दारों का, तुम लुटेरों का, तुम भ्रष्ट लोगों का, तुम ब्लैक मनी खाने वालों का, तो वो जिम्मेदारी लेंगे तुम्हारी रक्षा की? शर्म करो थोड़ी सी। देश खाली उनका नहीं है फौजियों का, आपका भी है। भेजिए अपने बच्चों को फौज में, पढ़ाइए इसका सरकारी स्कूलों में, पता लगेगा आपको। सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराइए, ऑर्डिनरी में उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कराइए इलाज जाके। भावनाएं भड़काने आती हैं, बस भावना में बहा दो सबको, देश को बर्बाद कर दो। मेरा कहने का मतलब, इतनी लंबी चौड़ी बात का एक ही है, वोट का समय है, चुनाव चल रहा है। आपको सोचना है, मेरी बात को लोगों को पहुंचाना भी है अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मैं जानता हूँ मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ और ना मेरी कोई चैनल है, इसलिए मेरी बहुत वाइड कवरेज नहीं है कि लोग मेरी बात को सुनेंगे। थोड़े लोग मेरी बात को सुनते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसको फेसबुक पे देता हूँ या लिंक्डइन पे देता हूँ, जब बहुत लंबा चौड़ा नहीं है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो सोचिए कि आपको माइंड से वोट देना है या दिल से वोट देना है। ये सोचना आपका काम है। आपको क्या सोच के वोट देना है? इन झूठे नेताओं की बातों में आके वोट देना है, या अपने आप को सोच समझ के वोट देना है? ये आपको फैसला करना है, मुझे फैसला नहीं करना है। आप माइंड को यूज करें या आप दिल का यूज करें। आप पागल बन के वोट दें या समझदार बन के वोट दें। आप दिल से सोच के वोट दें कि मुझे मोदी चुनना है, राहुल चुनना है, या सोच के वोट दें कि मुझे देश के लिए अच्छा आदमी चुनना है। ये आपके हाथ में है। आप, सिर्फ आप, आपका वोट, और किसी के हाथ में नहीं है। आप देश को चाहते हैं या आप राहुल को चाहते हैं? आप देश को चाहते हैं या मोदी को चाहते हैं? आपकी भारत माता को सोचना है या मोदी माता को सोचना है या आपको राहुल माता को सोचना है? ये सोचना आपके हाथ में है। मैं तो माइंड से सोचता हूँ, दिल से सपोर्ट लेता हूँ। आप दिल से सोचेंगे, माइंड से सपोर्ट भी नहीं लेंगे, तो भला होने वाला नहीं है। मेरा मतलब आज की बात में इतना ही था। मैं नहीं चाहता टाइम आपका ज़्यादा खराब करना, इसलिए मैं तो समझता हूँ खाली माइंड का इस्तेमाल होना चाहिए सोचने के लिए, और एग्जीक्यूशन के लिए माइंड का और मन का दोनों चाहिए। क्योंकि मन नहीं जब तक रखेंगे तो किसी का नुकसान भी आप कर सकते हैं। हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। हम नहीं चाहते कि माइंड करके कत्ल कर दो, चाहे कर दो, नहीं। माइंड गुस्सा आता है तो सोचता है ऐसा, लेकिन माइंड सोचता नहीं है, आपका मन सोचता नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ आज इतना ही है कि थिंक बाय माइंड, थिंक बाय कॉन्शियस, बट कंपेयर। डोंट, इफ यू आर एबल टू, सॉरी मैं फिर इंग्लिश बोल रहा हूँ, अगर आप दोनों को अलाइनमेंट रख सकते हैं, माइंड का कॉन्शियस का, तो अच्छी बात है, प्लस माइनस पता लग जाएगा।
नहीं तो माइंड डोमिनेट करना चाहिए मन को। इसलिए अपना वोट सोच समझ के दें। मेरा कहने का मतलब इतना है। मैं ये नहीं कह रहा किसको दें, वो आपका हक है। अपने हक को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपकी शानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। धन्यवाद आपको सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। आप मेरी आशा है कि आप माइंड का इस्तेमाल करेंगे। जय भारत, जय दोस्तों सबको, जय भारत। ओके।